नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा पीसीएस में आपका स्वागत है। अपनी क्लास चल रही थी अधिगम पर और अधिगम के अंदर ही अपना टॉपिक चला था थॉर्नडाइक का उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत या संबंधवाद का सिद्धांत। और उसमें हम थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत। सीखने के सिद्धांत किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखो, इन्होंने दो भागों में बांटा था, बता देता हूं एक बार फिर। मुख्य नियम और गौण नियम। मुख्य नियम और गौण नियम, इनमें बांटा था इन्होंने। तो देखो, मुख्य नियम तो 3 थे और गौण नियम कितने थे? 5। यह भी कई बार पूछ लिया गया है कि थॉर्नडाइक के मुख्य नियमों की संख्या कितनी थी? 3। और गौण नियमों की संख्या कितनी थी? 5। यह संख्या भी एग्जाम में पूछ ली गई है थॉर्नडाइक के। तो अब देखो, मैं एक बार फिर रिवीजन करता हूं। पहला था तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, पहला नियम कौन सा था? तत्परता का नियम। दूसरे की अगर मैं बात करूं, अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, दूसरा नियम कौन सा था? अभ्यास का नियम। तीसरे की अगर बात करूं, प्रभाव या परिमाण का नियम। ये तो क्या थे? थॉर्नडाइक के मुख्य नियम थे। क्या थे? मुख्य नियम। कौन कौन से? तत्परता का नियम है, अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है। अब बात करता हूं गौण नियमों के बारे में। पहला था बहुप्रतिक्रियात्मक। बहुप्रतिक्रिया, बहुप्रतिक्रिया का नियम। का नियम। तो पहला नियम कौन सा था? बहुप्रतिक्रिया का नियम। तो पहला नियम कौन सा था? बहुप्रतिक्रिया का नियम। ये गौण नियम था, मुख्य नियम नहीं था। दूसरे की अगर मैं बात करूं, आत्मीयकरण। आत्मीकरण क्या है? आत्मीकरण, आत्मीकरण का नियम। तो दूसरे की बात करूं तो कौन सा नियम आता है? आत्मीकरण का नियम। पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, दूसरा आत्मीकरण का नियम, और तीसरा है मानसिक विन्यास का नियम। मानसिक विन्यास का नियम। चौथे की अगर मैं बात करूं, पहला बहुप्रतिक्रियात्मक नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम और आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम, ठीक है। 5 नंबर अगर बात करूं, साहचर्य परिवर्तन का नियम। साहचर्य परिवर्तन का नियम, ये हो गया जी आपका। देखो, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। उधर बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और साहचर्य परिवर्तन का नियम। ये थे मुख्य क्या? सिद्धांत, सीखने के नियम। आप सिद्धांत की जगह क्या लगाओगे? नियम। सॉरी, यहां पे आप क्या लिखोगे? नियम। क्या लिखोगे? नियम। तो देखो, मुख्य नियम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव या परिणाम का नियम। गौण नियम बहुप्रतिक्रिया का नियम,
आत्मीकरण, मानसिक विन्यास, आंशिक क्रिया और सहचार्य। अपने इन दोनों को पढ़ लिया था, इन दोनों को पढ़ लिया था, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। इसके बारे में एक बार ये डायग्राम आप बना लेना और ढंग से इसको रोजाना एक बार पढ़ना, जैसे क्योंकि यहां से प्रश्न आता है बहुत बार कि वो ये पूछ लेगा गौण नियम कौन सा है या मुख्य नियम कौन सा है। तो ये चीजें आपके क्या होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए। मुख्य नियम तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम। गौण नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम, आत्मीकरण, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और सहचार्य परिवर्तन का नियम। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं आगे। आगे देखो, अब बात करते हैं आगे। देखो, अपनों ने पहला नियम देखा था तत्परता का नियम। कि आपको सीखने की क्या होनी चाहिए, मैं एक बार रिवीजन इसलिए कर रहा हूं कि आप जो मैं आज करवाना चाहता हूं वहां तक मैं पहुंच सकूं। देखो, तत्परता का नियम, अगर तत्परता की मैं बात करूं कि सीखने की क्या होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए। अगर आपको सीखने की तत्परता है, क्या अगर आपको सीखने की क्या है, तत्परता है, तो आप जल्दी सीख जाओगे। क्या जाओगे, शीघ्र सीख जाओगे। अगर आपको तत्परता है सीखने की तो आप, अगर आप में तत्परता नहीं है, अगर आप में तत्परता नहीं है तो आप नहीं सीख सकते, नहीं सीख सकते। आप क्या नहीं सीख, आप सीख नहीं सकते, आप किसी भी प्रकार से सीख नहीं सकते अगर आप में तत्परता नहीं है। कहने का मतलब, जिस प्रकार मैंने उदाहरण दिया था, बात करूं उदाहरण की, कि आप घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हो पर उसे पानी पीने के लिए क्या नहीं कर सकते, बाध्य है, नहीं कर सकते। जैसे कल मैंने उदाहरण बताया था कि आप घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हो, ये तो आप कर सकते हो, पर उसे पानी पीने के लिए आप क्या नहीं कर सकते, बाध्य नहीं कर सकते। क्यों, कि उसमें वो तत्परता नहीं है। अगर उसे तत्परता होगी तो वह अपने आप ही पानी पी लेगा। उसी प्रकार मैंने दूसरा उदाहरण दिया था आपको कि आपके पास बुकें बड़ी है, वैकेंसी भी आ गई है और आपके घर वाले भी कहने लगे हैं कि अब तेरे को पढ़ना चाहिए, पर आप फिर भी किताब नहीं खोल रहे हो। क्यों, क्योंकि आप में अभी वो क्या नहीं है, तत्परता नहीं है। जब जब तक आपको तत्परता नहीं होगी, तब तक रुचि नहीं होगी, कोई उद्देश्य नहीं होगा, तब तक आप उस कार्य को नहीं सीख सकते। यही क्या बताना चाहता है थॉर्नडाइक का पहला नियम, तत्परता। कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए क्या होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, रुचि होनी चाहिए, तो ही वो क्या कर सकते हैं, आप उस कार्य को सीख सकते हैं, उस कार्य को सीख सकते हैं। ये बात कहना चाहता है कौन, थॉर्नडाइक, अपने पहले नियम में। पहले नियम में वो क्या कहना चाहता है कि पहले नियम में यही कहना चाहता है कि आप में सीखने की क्या होनी चाहिए, तत्परता होनी चाहिए, जिससे आप शीघ्र सीख जाओगे। अगर तत्परता नहीं है, रुचि नहीं है, तो आप उस कार्य को नहीं सीख सकते। चाहे कोई भी कार्य हो, जरूरी नहीं है पढ़ना, पढ़ना जरूरी नहीं है, कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, चाहे कार्य कोई भी हो, जब तक आप में उसको सीखने की क्या नहीं है, तत्परता नहीं है, तब तक वह कार्य आप नहीं सीख सकते। बात समझ में आई? ये मैं कल बता चुका था आपको, एक बार फिर इसका क्या कर दिया, रिवीजन कर दिया, क्योंकि इन चीजों से ही प्रश्न आते हैं। अब अगला नियम किया था अपनों ने,
दूसरा नियम, दूसरा कौन सा था? अभ्यास का नियम। क्या था? अभ्यास का नियम। ये भी आपने कर लिया था। देखो, आप देखो, अभ्यास करोगे, कोई आप जब नए नए सीखते हो कोई कार्य को, सीखना भाई, अगर आप किसी कार्य को नए नए अभ्यास अभ्यास करोगे तो देखो, अभ्यास करने पर त्रुटि भी होगी, होगी, कहने का मतलब गलतियां होगी। क्या होगी? गलतियां होगी। पर आप अगर उससे बार बार प्रयास करोगे तो क्या होनी चाहिए? लग जाएगी, वही चीजें सही होने लग जाएंगी। वो कहते हैं करत करत अभ्यास जड़ मत होई सुजान। फिर बार बार अभ्यास करने से वो चीज आपको क्या हो जाएगी? बोलकर उस चीज में आप क्या हो जाओगे? परफेक्ट हो जाओगे। जिस प्रकार बिल्ली ने बार बार प्रयास किया तो एक समय ऐसा आया कि वह सीधा पंजा किस पे? लीवर पर लगाने लगी। ना वह किसी जाली के अंदर, ना कहीं भी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि लीवर पर पंजा रखते ही क्या है? दरवाजा खुल जाएगा, पिंजरा खुल जाएगा। उसी प्रकार आप किसी चीज का बार बार क्या करोगे? अभ्यास करोगे तो आपके वो चीज क्या हो जाएगी? स्थायी हो जाएगी। और आपकी अब बार बार अभ्यास करने से क्या है? गलतियां क्या गलतियां कम होती जाएंगी। आप जितना अभ्यास करोगे गलतियां क्या होती जाएंगी? अपने आप कम होती जाएंगी। और एक दिन आप अभ्यास के द्वारा क्या हो जाएंगे? बिल्कुल उसे सीख जाओगे। उस चीज को क्या जाओगे? बिल्कुल सीख जाओगे। जिस प्रकार मैंने उदाहरण दिया था कि आप ड्राइवर है, कोई कार का ड्राइवर है, वो आपके साथ में है। ड्राइवर देखो साथ में चलता भी रहेगा, साथ में गाड़ी भी चलाता रहेगा, साथ साथ में अपने से बातें भी करता रहेगा, पर वह कहाँ ब्रेक लगाना है, कहाँ स्पीड है, कहाँ मोड़ है, कहाँ खड्डा है, उसे प्रत्येक चीज का ध्यान रहता है। कारण क्योंकि उसने उन चीजों को क्या किया है? बहुत बार अभ्यास कर चुका है, बार बार क्या कर चुका है? अभ्यास कर चुका है। तो उस चीज की वो क्या कर चुका है? वो चीज क्या हो चुकी है? स्थायी हो चुकी है। इस कारण उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब उसे मोड़ आ गई तो अपने आप कट लगा ले, क्यों? कि उसे बहुत बढ़िया अभ्यास हो चुका है, बहुत बार अभ्यास कर चुका है वो चीजों का, इसलिए क्या हो गई? वो चीजें स्थायी हो गई हैं। ये कौन सा था? अभ्यास का नियम। कौन सा नियम था? अभ्यास का नियम था। अब बात करते हैं आगे। अब आते हैं अपने तीसरे नियम पर। ये मैंने आपको रिवीजन के तौर पर करवा दिया है, जिससे आप अगर तीसरा पढ़ो तो पिछले दो आपको ध्यान में रहे, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। क्या ना हो? कंफ्यूज ना हो। विकल्प अपने दो कौन से पढ़ लिए? अब अपने पढ़ते हैं तीसरा, प्रभाव का नियम। प्रभाव प्रभाव व परिमाण का नियम। देखो, इस नियम में अगर मैं बात करूं, पहली तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी और एक मेरी 5वीं वीडियो है, 5वीं वीडियो में देखना आप, इसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा की है, प्रभाव है परिणाम का नियम में। देखो, अगर आप कोई कार्य, देखो आप, मैं विद्यालय पे ही बात लूंगा, इसमें पहले विद्यालय पर चर्चा कर। देखो, प्रभाव, अगर आपका प्रभाव, आपका अगर सब्जेक्ट में प्रभाव या रुचि बनी है तो आप उसमें अच्छे अंक ला सकते हो। अंक ला सकते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले हमें क्या बनाना चाहिए? उस सब्जेक्ट के प्रति प्रभाव बनाना चाहिए। किसमें? बच्चे में। ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चा आपसे संतुष्ट नहीं है, आपने 40 मिनट लगा दिए,
45 मिनट, और बच्चा बोर हो रहा है, तो आपका सिखाने में कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि वो आपको जो पढ़ा रहे हो उसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं ले रहा है। कारण कि आपके पढ़ाने में प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है, वो प्रभाव नहीं है जिससे बच्चा क्या हो, आपकी ओर, आप जो पढ़ा रहे हो उसके प्रति क्या हो, आकर्षित हो। आपने ऐसा कुछ प्रभाव डाला ही नहीं उसमें पढ़ाने, क्योंकि पढ़ाने में भी एक क्या होती है, कला होनी चाहिए। क्या होती है, एक कला होती है। जब तक आप उस कला का प्रयोग नहीं करोगे, बच्चा आपके पढ़ने में रुचि नहीं लेगा। क्या नहीं लेगा, पढ़ने में रुचि नहीं लेगा। यही बात कौन सा सिद्धांत कहना चाहता है, प्रभाव या परिणाम का नियम। अब देखो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। अब देखो इस सिद्धांत में संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। पहला बात क्या है, इस नियम को संतोष और असंतोष का नियम कहते हैं। संतोष या असंतोष का नियम कहते हैं। नियम कहते हैं कि इस नियम को संतोष या असंतोष का नियम भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं कि हम उस कार्य को क्या है, सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे हित में हो। परिणाम हमारे हित में हो, यही करना चाहते हैं कि हम यही चीज सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम क्या हो, हमारे हित में हो, और हमें सुख और संतोष मिले, और हमें सुख और संतोष मिले। संतोष मिले, ठीक है। क्या है, इस सिद्धांत के अनुसार हमें उस कार्य को सीखना चाहते हैं, हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे हित में हो और हमें सुख और संतोष मिले। बात समझ में? वाशबर्न क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में देखो, ये मनोवैज्ञानिक है वाशबर्न। जब सीखने का अर्थ या किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना हो, जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य क्या कहना चाहते हैं कि जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को संतुष्ट करना हो, क्या करना हो, संतुष्ट करना हो, संतुष्ट क्या करना हो, संतुष्ट करना हो। क्या कहना चाहते हैं कि जब सीखने का अर्थ किसी उद्देश्य या इच्छा को क्या है, संतुष्ट करना हो, तब सीखना संतोष
क्या होता है? सीखना संतोष का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण संतोष महत्वपूर्ण स्थान होता है। तब सीखना संतोष का महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण स्थान होता है। का सीखना क्या है? संतोष का महत्वपूर्ण, कि जब सीखना संतोष का क्या होता है, उसमें क्या होता है? संतोष में, सीखने में संतोष का महत्वपूर्ण स्थान होता है। में सीखने में संतोष का सबसे, अगर आप में इच्छा है और आपका एक उद्देश्य है, तब सीखने में क्या होती है? महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि आप किसी चीज को क्या करना चाहते हो? सीखना चाहते हो। जैसे छात्र गहन अध्ययन सफलता प्राप्त करने के लिए करता है। जैसे छात्र गहन अध्ययन सफलता प्राप्त करने के लिए करता है। क्या है? प्राप्त करने के लिए करता है। यह बात कौन कहता है? वॉशबर्न कहते हैं। और अगर परिणाम दुखद हुआ तो उसकी रुचि कम हो जाएगी। आगे क्या कहते हैं कि अगर परिणाम दुखद हुआ तो, अगर परिणाम दुखद हुआ तो, अगर परिणाम क्या दुखद, तो रुचि लेना कम कर देगा। तो रुचि लेना क्या कर देगा? कम कर देगा। देखो, इसमें यह बताया गया है कि वॉशबर्न ये कहते हैं कि आपको अगर कोई चीज सीखने का अगर इच्छा है, आपका एक ड्रीम है, एक उद्देश्य है, तो आप उस चीज को सीखने में क्या है? संतोष महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि आपको उस चीज में संतुष्टि होगी। क्यों? कि आप उस चीज को क्या करना चाहते हो? प्राप्त करना चाहते हो। और जिस प्रकार उदाहरण भी बहुत अच्छा दिया कि छात्र गहन अध्ययन करता है, किसके लिए? सफलता प्राप्त करने के लिए। अगर परिणाम सुखद हुआ तो संतोष, और अगर परिणाम नहीं हुआ तो वो क्या हो जाए? असंतोष। व्यक्ति की क्या होगी? उस चीज में रुचि आहिस्ता आहिस्ता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। बात समझ में? आगे ये तो किसने कहा? वॉशबर्न ने कहा। आगे बात करते हैं। आगे देखो, इसमें आगे उदाहरण के रूप में देखो। उदाहरण के देखो, यदि एक बच्चा 1 घंटे कक्षा के बाद खुश दिखाई देता है। उदाहरण क्या है कि 1 घंटे की कक्षा में बच्चा खुश दिखाई देता है। दिखाई देता है, क्या देता है? अगर बच्चा क्या देता है? खुश दिखाई देता है। ठीक है, तो अधिगम प्रभावी होगा। अधिगम क्या हो जाएगा? आपका प्रभावी है। फिर तो अधिगम आपका क्या हुआ? सिखाना क्या है? प्रभावी है, कि बच्चे की में आपने क्या की? रुचि बनी रही। और यदि वह अधिगम, यदि बच्चा यदि बच्चा यदि बच्चा यदि बच्चा अधिगम कराते वक्त अधिगम कराते वक्त सुस्त सुस्त है और निराशा दिखाई देती है। सुस्त क्या है? सुस्त है या निराशा निराशा दिखाई देती है।
दिखाई देती है। अगर बच्चे में क्या देती है, सुस्ता है, निराशा दिखाई देती है, तो आपका अधिगम अप्रभावी रहा। आपका अधिगम क्या रहा, अप्रभावी रहा। आपका क्या रहा, अधिगम अप्रभावी। इसी प्रकार इसमें लिखा है कि आपका अगर प्रभाव, सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है, सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है, पुरस्कार नहीं है। सफलता से बढ़कर कोई पुरस्कार नहीं है। कोई है तो बताओ। कहने का मतलब आप इस लेसन से हमें, इस नियम से ये कि आप अगर बच्चे को पढ़ा रहे हो, अगर आप बच्चे को क्या कर रहे हो, बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो आपका अधिगम कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। कि आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, आप बच्चे को पढ़ा रहे हो, बच्चा सुस्त है, आलस है। कई बार ऐसे बच्चों को स्कूलों में देखा है कि पीछे आगे टीचर पढ़ा रहे हैं, पीछे बच्चे सो रहे हैं आराम से। तो वह बच्चों की गलती नहीं है, वहां टीचर की गलती है। क्यों, कि उसका जो अधिगम है, पढ़ाने का तरीका है, बच्चा उसमें रुचि नहीं ले रहा है, उसका जो अधिगम है वो प्रभावी नहीं है। बात समझे। आगे देखो, एक उदाहरण और देता हूं प्रभाव के नियम का। यह उदाहरण सबसे अच्छा था। इस उदाहरण से हमारा अधिगम प्रभावी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इससे हमें पता लगता है। एक उदाहरण और करते हैं जिससे आपकी चीजें क्या हो जाए, बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो, अगर एक बालक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है, क्या करता है, प्रथम स्थान प्राप्त करता है, ठीक है। तो माता पिता उसे उपहार लाके देंगे, माता पिता उपहार लाके देंगे। देंगे, ये तो कैसा हुआ, संतोष प्राप्त हुआ, ठीक है। अगर बालक के कम अंक आए हैं, बालक के कम अंक आए हैं, क्या आए हैं, कम अंक आए हैं। अगर बालक के क्या आए हैं, कम अंक आए हैं, तो उसे मां की डांट सुननी पड़ेगी, मां की डांट सुननी पड़ेगी, पड़ेगी पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। तो देखो, अब वह बालक प्रथम स्थान प्राप्त किया, उपहार मिला, ये तो कैसा हुआ, संतोष, और उसे डांट पड़ी, ये क्या हो गया, असंतोष। इसलिए इस नियम को क्या कहते हैं, संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं। तो ये तीन मुख्य जो नियम थे, कौन कौन से, थॉर्नडाइक के जो मुख्य नियम थे कितने, तीन। कौन कौन से, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव या परिणाम का नियम, ये तीनों कर लिए। अब बात करते हैं किसके बारे में, गौण नियमों के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे, गौण नियमों के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में चर्चा करेंगे, गौण नियमों के बारे में। अब कौन से, थॉर्नडाइक के गौण नियम। गौण नियम कितने थे, 5। कितने, 5 थे। कितने थे, 5 नियम थे। पहले नियम की अगर मैं बात करूं, किसकी, पहले बहु प्रतिक्रियात्मक नियम था ना, बहु प्रतिक्रियात्मक
क्रिया का नियम। यही नियम था ना पहला। देखो इसमें क्या होता है कि जब आप नया कार्य सीखोगे, आप कोई भी नया कार्य जब सीखने के लिए आतुर होते हो, आपको इच्छा होती है, तो आप उसके लिए बहुत सी क्रियाएं क्रियाएं करते हो और कई तरीके अपनाते हो। वही क्या है, जैसे थॉर्नडाइक ने जो अंदर भूखी बिल्ली रखी थी, थॉर्नडाइक ने, तो उसके पिंजरे के बाहर निकलने के लिए उसने कितने प्रयास किए थे, बहुत प्रयास किए थे ना। वही चीज बताई गई है कि जब हम कोई नया कार्य करते हैं, इसमें क्या कहना चाहता है कि जब हम कोई नया कार्य करते हैं, जब हम कोई नया कार्य करते हैं, क्या कहना चाहता है कि जब हम कोई नया कार्य करते हैं, कि जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं या करते हैं, तो उसके प्रति बहु अनुक्रियाएं क्रियाएं करते हैं नहीं करते हैं, करते हैं। और कई तरीके भी अपनाते हैं, कई तरीके भी अपनाते हैं, अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं, और उससे कई तरीके भी अपनाते हैं। तो देखो हम जब कोई नया कार्य करते हैं या सीखते हैं, तो उसके प्रति अनेक प्रकार की क्रिया अपनाते हैं, बहुक्रिया अपनाते हैं, और उससे कई तरीके भी अपनाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि थॉर्नडाइक ने बिल्ली को पिंजरे से बाहर निकलने, कि थॉर्नडाइक की बिल्ली बाहर निकलने के लिए बाहर निकलने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए थे। क्या किए थे? विभिन्न प्रयत्न किए थे। क्या किए थे? विभिन्न प्रयत्न किए थे। क्या किए थे? विभिन्न प्रयत्न किए थे। उन्होंने किए थे या नहीं किए थे? कि जब हम कोई नया कार्य सीखते हैं या करते हैं, तो उसके प्रति अनेक प्रकार की क्रियाएं करते हैं और अनेक तरीके भी अपनाते हैं। और जिस प्रकार थॉर्नडाइक की भूखी बिल्ली ने बाहर निकलने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए थे, तो इसीलिए अब जब नया कार्य सीखते हैं तो उसके लिए अनेक तरीके अपनाते हैं। यह बात कौन सा नियम कहता है? बहु प्रतिक्रिया का नियम है। अब बात करते हैं दूसरे नियम की। कौन से नियम की? दूसरे नियम की। आत्मीकरण का नियम। कौन सा नियम? आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम। किसका नियम? आत्मीकरण का नियम। नवीन ज्ञान का आत्मीकरण करना, अपने पूर्व ज्ञान को स्थायी अंग बनाना। कि आप क्या करते हैं? आत्मीकरण नियम क्या कहते हैं? आत्मीकरण का नियम यह कहना चाहता है कि आप नवीन ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो, तो अपना जो पूर्व ज्ञान है उसको स्थायी अंग बनाना चाहिए। कि आप नया ज्ञान, नवीन ज्ञान क्या? नवीन ज्ञान का आत्मीकरण कि नवीन ज्ञान का आप आत्मीकरण कर रहे हो, कर अपने पूर्व ज्ञान कौन सा ज्ञान? जो पूर्व ज्ञान है आपके पास, पूर्व ज्ञान को स्थायी अंग बना सकते हो। स्थायी अंग बना सकते हो। क्या कर सकते हो? उसको आप स्थायी बना सकते हो। नई बातों को सीखने से पूर्व
नई बातों को सीखने से पूर्व कि नई बातों को सीखने से पूर्व भी नई बातों को सीखने से पूर्व ज्ञान का संबंध होना चाहिए। कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि आप अगर कोई नया ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हो तो उससे पहले उसके बारे में आपको पूर्व ज्ञान होना चाहिए। कुछ ना कुछ उसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर, नियम कौन सा, ज्ञात से अज्ञात की ओर। किसकी ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। किसकी ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नवीन ज्ञान से पूर्व कि आप नवीन ज्ञान सीख रहे हो, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ना, पूर्व ज्ञान, नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ना। बात समझ में आई कि नवीन ज्ञान को पूर्व ज्ञान से क्या करना, जोड़कर पढ़ना। यही क्या नियम है, आत्मीकरण का नियम है कि नवीन ज्ञान के जो नवीन ज्ञान प्राप्त कर रहे हो किसके साथ पढ़ना चाहिए, पूर्व ज्ञान को जोड़कर पढ़ना चाहिए। यह बात कौन सा नियम कहता है, आत्मीकरण का नियम कहता है। तो अब देखो, थॉर्नडाइक का मुख्य नियम कितने थे, 3। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। इन तीनों के बारे में चर्चा की। तत्परता के बारे में मैंने बता दिया, अभ्यास के बारे में बता दिया, प्रभाव के बारे में बता दिया। गौण नियम कितने थे, 5। बहुक्रिया, आत्मीकरण, मानसिक विन्यास नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम। प्रभाव का नियम आज शुरुआत की हमने। तत्परता होनी चाहिए, बार बार अभ्यास भी करना चाहिए। और प्रभाव कहता है कि आप कोई भी कार्य सीखने जा रहे हो तो आप में उसमें संतोष होना चाहिए। संतोष कब होगा, जब आप उसके प्रति कोई ना कोई इच्छा होगी, कोई ना कोई उसके प्रति आपका उद्देश्य होगा, तो आपको अपने आप ही क्या होगा, संतोष होगा।